हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करने वाले हैं एक नया ड्रामा एंड ट्रस्ट में ये वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा की लिस्ट में है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की शुरुआत होती है यीजू से, जो कि ड्रामा की मेन लीड है। वो एक पेंटिंग बना रही होती है जिसमें उसके हस्बैंड, मम्मी, पापा, ग्रैंडपा और बहन थे। यीजू ने ये पेंटिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली के साथ कोई भी पिक्चर नहीं थी। यीजू एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। यीजू की सिस्टर एक बड़ी कंपनी के सीईओ से शादी करने वाली थी और यीजू की मदर इन लॉ को ये बात खटक रही थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा यानी कि यीजू का हस्बैंड सेयुक, उसको भी यीजू के पेरेंट्स की कंपनी में कोई जगह मिलनी चाहिए। यीजू इस बारे में बात करने के लिए घर के लिए निकलती है। वो साथ में अपनी पेंटिंग भी लेकर जाती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि सारे लोग आर्ट गैलरी में हैं, जहाँ पे एक वीआईपी पार्टी और ऑक्शन चलने वाला है। ये बात यीजू को उसकी मॉम के मैनेजर से बात करने पर पता लगती है। ये है मैनेजर किम। यीजू कहती है कि वो पार्टी में आ रही है। मैनेजर किम उसे घर पर पड़ा एक एनवलप साथ में लाने के लिए कहता है और कहता है कि वो गलती से इसे घर पर भूल गया था, तो यीजू इसे साथ में ले जाती है। यीजू पार्टी में पहुंचती है और इसी बीच वो अपने हस्बैंड को बहुत बार कॉल भी करती है, लेकिन उसका हस्बैंड कॉल उठाता ही नहीं। और उठाएगा भी कैसे? वो इसी आर्ट गैलरी में यीजू की सिस्टर को निहारने में जो बिजी था। यीजू को इसके बारे में पता तक भी नहीं था। उल्टा वो तो इसे भगवान मानकर बैठी थी। यीजू अपनी मॉम और सिस्टर से मिलती है और अपनी पेंटिंग दिखाती है, पर दोनों में से जेन्युइनली कोई भी खुश नहीं होता। ऊपर ऊपर से खुशी तो दिखा देते हैं। यूरा कहती है कि तुम ये पेंटिंग यहाँ पे इसलिए लेकर आई हो ना, ताकि सब इसे देखें और तुम्हारी तारीफ के फूल बरसाएं, पर ये कुछ इतनी खास भी नहीं है। यीजू की मॉम कहती है कि ये काफ़ी ओल्ड फैशन्ड है। यीजू कहती है कि मैं किसी को दिखाने के लिए ये पेंटिंग यहाँ नहीं लेके आई, मैं बस आपके लिए लाई हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के साथ में कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम हमारी फैमिली छोड़ चुकी हो, तो तुम्हें जो भी करना है ना अपने ससुराल में जाके करो, यहाँ नहीं। यीजू की मॉम अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं उसी समय और इस पेंटिंग को देख लेते हैं और काफ़ी तारीफ करने लगते हैं, और ना चाहते हुए भी इस पेंटिंग को गैलरी में जगह मिल जाती है। यीजू की मॉम यीजू से बाद में कहती है कि मैंने जो भी तुमसे पहले कहा उसे दिल पर मत लेना। तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को मैंने संभाल कर रखा है। लोग पेंटिंग्स को संभालने के भी कितने रुपये खर्च करते हैं तुम्हें पता भी है, और तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम हमारी फैमिली हो। वैसे तो ये कुछ खुश होने वाली बात थी नहीं, लेकिन यीजू ये बात सुनकर तो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम उसे बहलाने के लिए ये बात बोल रही थी। उसके दिमाग में और उसके मन में असलियत तो कुछ और ही है। यीजू जब अपनी पेंटिंग देख रही होती है तब वहाँ दोगुक भी आ जाता है, यूरा का होने वाला हस्बैंड। वो पेंटिंग की तारीफ तो करता है, पर साथ ही कहता है कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ पेंटिंग में एक साथ हो सकती है। वहीं पर यूरा और यीजू का हस्बैंड सेयुक भी वहाँ पे आ जाता है। यूरा फिर से यीजू की बेइज्जती करने लग जाती है और बाद में कहती है कि सेयुक तुमसे प्यार भी करता है या नहीं। यूरा को तो पता है कि सेयुक उस पे मरता है, पर यीजू कहती है कि उसे सेयुक पर पूरा भरोसा है और सेयुक से ज़्यादा उसे कोई नहीं चाहता। दोगुक को भी ये सब तो दिख ही रहा था कि यूरा और सेयुक का क्या चल रहा है, तो वो सेयुक से कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें यीजू जैसी वाइफ मिली है, तुम्हें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। ये बोलकर वो यूरा और सेयुक दोनों को चुप कर देता है। अब यूरा से अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं होती और वो सेयुक से चिपक कर बातें करने लगती है और कहती है कि हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। यीजू इस बात को भी हंसी में इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद दोगुक और यीजू जब साथ में होते हैं तो दोगुक कहता है कि तुम्हें चीज़ें दिख नहीं रही हैं या तुम देखना नहीं चाहती, तुम क्यों इन सबको इतना प्यार करती हो जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। ये कहते हुए दोगुक थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, पर फिर नॉर्मल होके सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर ऑक्शन शुरू होता है, जहाँ एक पेंटिंग को एक लेडी खरीदती है। ये पेंटिंग 1980s की बताई जा रही थी, पर ये लेडी यीजू की मॉम पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये पेंटिंग असली है ही नहीं, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। और असल में भी ये पेंटिंग असली थी भी नहीं। सिर्फ यीजू ही यहाँ पर एक ऐसी इंसान थी जो किसी भी पेंटिंग को हूबहू ड्राइंग बना सकती थी।
तो नकली पेंटिंग बुक को बनाने का इल्ज़ाम यीजू पर लग जाता है। उसकी मॉम भी अपनी बदनामी से बचने के लिए यीजू से सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने के लिए कहती है और जेल चले जाने के लिए कहती है। यीजू के मना करने पर उसे धोखे से इस इल्ज़ाम में फंसाया जाता है। मैनेजर किम कहता है कि यीजू पहले से ही ऐसा करती आई है और इसका वो हाफ प्रॉफिट भी लेती है और इसका प्रूफ यीजू की ही कार में है। वो एनवलप जो किम ने यीजू को लाने के लिए कहा था, उसमें सारी पेंटिंग्स की बैंक डिटेल्स है। असल में ये प्रॉफिट यीजू की मॉम लेती थी, पर इसका सारा इल्ज़ाम अब यीजू पर आ चुका था। यीजू समझ जाती है कि सब लोग मिलकर उसे फंसा रहे हैं। दूसरी ओर ये सब देख के यूरा वहाँ से चली जाती है। असल में वो बहुत अपसेट थी कि उसकी आर्ट गैलरी के साथ ये सब क्या हो रहा है। सेयुक भी उसके पीछे आता है और कहता है कि वो यूरा को रोता हुआ नहीं देख सकता। वो यूरा को बहुत पसंद करता है और उसने यीजू से शादी यूरा के करीब आने के लिए की थी। यूरा तो ये सब पहले से जानती थी, हालांकि सेयुक में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सारी बातें भी यीजू सुन लेती है और अपनी ही फैमिली से मिले इस धोखे को सह नहीं पाती। जब पुलिस उसे ढूंढने के लिए आती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। तभी एक कार आकर उसकी कार से टकरा जाती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। यीजू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ पर उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि वो यीजू को उस दिन से ही नापसंद करती थी जिस दिन से उसे अडॉप्ट किया गया था। यीजू उसकी मॉम की असली बेटी नहीं थी। यीजू बचपन से ही खुद की खुशियों को मारकर सबका दिल रखती थी। उसकी मॉम कहती है कि मेरी तरफ से ना तुम एक लास्ट एडवाइस ले लो, अगर तुम्हें बाय चांस अगला जन्म मिल गया ना तो इतनी अच्छी बनकर अपनी लाइफ खराब मत करना प्लीज़। कि मॉम हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसकी मॉम के जाने के बाद मैनेजर किम वहाँ आते हैं और उसकी बात किसी चेयरमैन से करवाते हैं। यीजू डेथ बेड पे है, लेकिन उसकी फैमिली या फ्रेंड्स को इसका कोई दुख नहीं है। यीजू सांस नहीं ले पाती, उसका लास्ट टाइम पास में था। वो अपने मन में कहती है कि अगर उसे एक और चांस मिले तो वो अपना बदला ज़रूर लेगी, और इसी के साथ यीजू की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अलार्म बजता है और यीजू उठ जाती है। वो सोचती है कि क्या ये सब एक सपना था। जब वो आज की डेट चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो 1 साल पहले के टाइम एरा में आ गई है, मतलब कि वो 1 साल पीछे आ गई है और उसकी रिस्ट पर उसके मरने वाली डेट लिखी हुई है। कुछ देर बाद वो वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाती है और ये एग्जैक्टली वही सब कुछ रिपीट हो रहा था जो 1 साल पहले हुआ था। सेयुक भी वहाँ था जो उससे शादी करने वाला था, पर यीजू पहले वाली गलतियाँ इस बार नहीं करती और कहती है कि वो यूरा और सेयुक के बारे में सब कुछ जानती है और एक पल भी उनके पीछे बर्बाद नहीं करना चाहती, और इस तरह से वो अपनी शादी तोड़ देती है। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का एपिसोड। आगे के एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे साथ।